नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ पर आज हम चर्चा करेंगे रीतिकाल, रीति मुक्त कवियों के परिचय के ऊपर। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने रीतिकाल पर चर्चा करते हुए बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को कुल 3 प्रकरणों में बाँटा हुआ है। तो इस वीडियो लेक्चर से तीसरा प्रकरण शुरू हो रहा है और उस प्रकरण की शुरुआत में ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवियों के कुल 6 वर्गों के बारे में चर्चा की है, जिसमें उन्होंने श्रृंगारी कवि, कथा प्रबंधकार कवि, वर्णनात्मक प्रबंधकार कवि, सूक्तिकार कवि, ज्ञानोपदेशक कवि और भक्त कवियों की चर्चा की हुई है। और इसमें देखेंगे कि परंपरा से चली आ रही वीर रस प्रधान कविताओं का भी रचना कर्म कवियों द्वारा किया जा रहा था। तो स्पेशल तौर पर आप वीर रस को भी ध्यान में रखेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर टॉपिक 47 के अंतर्गत है और आगामी यूपी टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम और सीईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। प्रिय विद्यार्थियों, कई विद्यार्थी कमेंट्स करते हैं कि सर, कथन पर आधारित प्रश्नों को हल करना बहुत कठिन होता है, उन प्रश्नों को हम कैसे हल कर पाएं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम लाइन बाय लाइन आप सभी से चर्चा करते आ रहे हैं और एकदम से निस्वार्थ भाव से। प्रिय विद्यार्थियों, कई बार हम चैनल्स पर इधर उधर देखते हैं तो पहले लोग सफल होते थे तो टीचर्स अपने सफल लोगों को कलम इत्यादि दिया करते थे। आप उस गुरुकुल परंपरा को ध्यान में रखिए। लेकिन आजकल गुरुकुल परंपरा जो है वो व्यावसायिक हो चुकी है और अब आप लोगों को किसी न किसी व्हीकल्स की दी जा रही है, चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो। तो जो संस्था जितनी रिच है, धनी है, उतना ही तरीके की आप सभी को प्रोत्साहित करने के लिए चीज़ों को दी जा रही है। तो अब आप निश्चित कीजिए कि आप अपने पैसे से खरीदना चाहते हैं या फिर कोचिंग संस्थानों से आप उपहार लेना चाहते हैं। तो चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपने देखा होगा कि किसी न धन संपदा को छोड़कर केवल आपको परीक्षाओं के दृष्टिकोण से चीज़ें बताने की कोशिश की जाती रही है और उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। क्योंकि हमारे मोटिवेशन का सहारा आप सभी का कमेंट्स है। कमेंट्स आप करते हैं और साथ में पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी बात आप सभी तक पहुँच पा रही है। तो चलते हैं विस्तार से बात करते हैं आज के वीडियो लेक्चर के ऊपर। आप देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में प्रकरण 3 के अंतर्गत लिखा गया है रीतिकाल के अन्य कवि। अन्य कवियों में आप देख रहे हैं कि जिन 6 तरीके के कवियों की चर्चा हमने किया वही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों का जिन्होंने लक्षण ग्रंथ के रूप में रचनाएं की हैं, संक्षेप में वर्णन हो चुका है। यानी कि हम भी चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ पर इस काल के भीतर होने वाले उन कवियों का उल्लेख होगा जिन्होंने रीति ग्रंथ न लिखकर दूसरे प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं। यानी कि अब हम प्रकरण 3 के अंतर्गत ऐसे कवियों का देखेंगे कि जो कि रीति ग्रंथ न लिखकर रीति मुक्त ग्रंथ लिखने का प्रयास किए हुए हैं। ऐसे कवियों में कुछ ने तो प्रबंध काव्य लिखे, कुछ ने तो नीति या भक्ति संबंधी पद्य और कुछ ने श्रृंगार रस की फुटकल कविताएं लिखी हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकरण में कवियों में विविधता है। कुछ कवि ऐसे हैं जिन्होंने प्रबंध काव्य लिखने की कोशिश की। प्रबंध काव्य मतलब कि जिसको कि हम महाकाव्य के तौर पर भी देखते हैं, जिसमें कि किसी न किसी कथा को आधार बनाते हुए लिखने का प्रयास किया गया है। और वहीं पर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे कवि हैं जिन्होंने नीति परक बातों को लिखा है, साथ में भक्ति प्रधान कविताओं को भी लिखने का प्रयास किया है। क्योंकि इस काल का एक नाम है श्रृंगार काल, तो श्रृंगार रस में भी कविताएं लिखी जाती रही। आगे लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये पिछले वर्ग के कवि प्रतिनिधि कवियों से केवल इस बात से भिन्न है कि इन्होंने क्रम से रसों, भावों, नाविकाओं और अलंकारों के लक्षण कहकर उनके अंतर्गत अपने पद्यों को नहीं रखा है। इसके पहले आपने देखा कि जो रीतिबद्ध कवि थे वो एक तरफ लक्षण भी निर्धारित करते थे और साथ में उस लक्षण को सिद्ध करने के लिए
कविताएं भी लिखते हैं। लेकिन इस कालखंड में आप देखेंगे, इस प्रकरण में आप देखेंगे, तो जो भी कवि हैं, उन्होंने रसों को ध्यान में रखते हुए, भावों को, नायिकाओं को, अलंकारों को रखते हुए लक्षण कहकर उनके अंतर्गत अपने पद्यों को नहीं रखा। अधिकांश में ये भी श्रृंगारी कवि हैं और इन्होंने भी श्रृंगार रस के फुटकल पद्य कहे हैं। रचना शैली में किसी प्रकार का भेद नहीं है। ऐसे कवियों में घनानंद सर्वश्रेष्ठ हुए हैं। और जब भी घनानंद की बात की जाती है, आपके दिमाग में स्वच्छंदतावादी कवि या फिर रीति मुक्त कवि के तौर पर इनका जिक्र आता है। इस प्रकार के अच्छे कवियों की रचनाओं में प्रायः मार्मिक और मनोहर पद्यों की संख्या कुछ अधिक पाई जाती है। बात यह है कि इन्हें कोई बंधन नहीं था, यानी कि जो रीतिबद्ध शब्द था, अब बद्ध की जगह पर मुक्त हो गया था। जिस भाव की कविता जिस समय सूझी ये लिख दिए, जैसा इन्होंने अनुभूत किया उसी तरीके से लिख दिया। अगर ये संयोग में थे तो संयोग श्रृंगार पर आधारित कविताएं लिखे, जब वियोग में थे तो वियोग श्रृंगार पर आधारित कविताएं लिखे, जब इनको लगा कि उपदेश देना है तो नीति परक कविताएं लिखे, जब इनको लगा कि हमें हमारे अंदर भक्ति भाव उत्पन्न हो रहा है तो इन्होंने भक्ति प्रधान कविताएं लिखी हैं। रीतिबद्ध ग्रंथ जो लिखने बैठते थे, उन्हें प्रत्येक अलंकार या नायिका को उद्धृत करने के लिए पद्य लिखना आवश्यक था, जिनमें सब प्रसंग उनकी स्वाभाविक रुचि या प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं हो सकते थे। रसखान, घनानंद, आलम, ठाकुर आदि जितने प्रेमोन्मत्त कवि हुए हैं, उनमें किसी ने लक्षणबद्ध रचना नहीं की है। तो यहाँ पर एक श्रेणी आपको दिखाई पड़ेगी, प्रेमोन्मत्त कवि, यानी कि जब भी प्रेम में उन्मत्त कवियों की चर्चा की जाएगी तो उसमें रसखान, घनानंद, आलम और ठाकुर जैसे कवियों का नाम आप ले सकते हैं। इन्होंने कविताएं तो लिखी हैं, लेकिन लक्षणबद्ध रचना नहीं है। इनकी रचना कैसी है? बंधन से मुक्त है। तो हम आधुनिक काल में चलकर देखते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने मुक्त छंद कविता की बात की है, लेकिन उसके पहले ही इसकी परंपरा इन कवियों ने शुरू कर दी थी। खासतौर से उसमें घनानंद का नाम आप ले सकते हैं। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि प्रबंध काव्य की उन्नति इस काल में कुछ विशेष न हो पाई। लिखे तो अनेक कथा प्रबंध गए, पर उनमें से 2 ही 4 में कवित्व का यथेष्ट आकर्षण पाया जाता है। अब यहां से आप देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस बात की ओर आप सभी का ध्यान ले जाना चाहते हैं कि प्रबंध काव्य लिखने की शुरुआत, इसके पहले भी हम अगर रामचरितमानस देखें, रामचंद्रिका देखें, ठीक है, तो ये इसमें भी प्रबंधात्मकता है, लेकिन रीतिकाल में भी कोशिश की गई है। अब आगे हम जिन रचनाओं के बारे में बात करेंगे, आप सभी अपने कॉपी पर अगर कलम और कॉपी लेकर बैठे होंगे तो एक आप बनाएंगे यहाँ पर कॉलम, एक तरफ कवियों का नाम लिखेंगे, दूसरी तरफ उनके रचनाओं का नाम लिखेंगे। और ये ध्यान में रखते हुए कि जिन भी कवियों और रचनाओं का नाम लिया जाएगा, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में वो आ चुके हैं। तो कम से कम इस वीडियो लेक्चर के बहाने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और उन रचनाओं पर जोर दीजिए। वैसे हिंदी साहित्य में रचनाओं का विशाल भंडार है, लेकिन हमें कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, जो कि आगे की सभी इतिहास ग्रंथों का एक आधार रहा है। तो क्यों न हम जो शुक्ल जी ने रचनाओं का जिक्र किया है उसको थोड़ा ध्यान में रखें। तो यहाँ पर लिखा गया, सबल सिंह का महाभारत, छत्र सिंह की विजय मुक्तावली, गुरु गोविंद सिंह जी का चंडी चरित्र, लाल कवि का छत्र प्रकाश, जोधराज का हमीर रासु, गुमान मिश्र का नैषध चरित, सरयू राम का जैमिनी पुराण, सूदन का सुजान चरित्र, देवी दत्त की बैताल पचीसी, हर नारायण की माधवानल कामंद कला, ब्रजवासी दास का ब्रज विलास, गोकुलनाथ आदि का महाभारत, मधुसूदन दास का रामाश्वर मेध, कृष्णदास की भाषा भागवत, नवल सिंह कृत भाषा सप्तशती, आल्हा रामायण, आल्हा भारत, मूल ढोला तथा चंद्रशेखर का हमीर हट, श्रीधर का जंगनामा, पद्माकर का राम रसायन, ये काल के मुख्य कथानक काव्य हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जितनी भी रचनाओं का और रचनाकारों का नाम हमने लिया है, ये सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चाहे वो सबल सिंह का महाभारत आप देखेंगे,
ठीक है, छत्र सिंह की विजय मुक्तावली, गुरु गोविंद सिंह का चंडी चरित्र खूब परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है, लाल कवि का छत्र प्रकाश, जोधराज का हमीर रासो, गुमान मिश्र का नैसत चरित। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि ब्रजवासी सूदन का सुजान चरित, ब्रजवासी दास का ब्रज विलास। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ और रचनाएं, खासतौर से आल्हा की जब बात आती है तो हम परमाल रासो को याद करते हैं, लेकिन यहाँ पर रीतिकाल में भी नवल सिंह नाम के कवि ने कई ढंग की रचनाएं लिखी, भाषा सप्तशती, आल्हा रामायण, आल्हा भारत, मूल ढोला। इसके अतिरिक्त आपने देखा कि श्रीधर का जंगनामा, ठीक है, इसके बाद पद्माकर, राम रसायन। इन सभी रचनाओं को आपको विशेष तौर पर इंपॉर्टेंट करके अपने दिमाग में रखना है। कभी भी पूछा जा सकता है कि राम रसायन किसकी रचना है, ठीक है, तो पद्माकर आप तुरंत बता देंगे। और जिन भी रचनाओं को हमने घेरा है, यानी कि उनको हमने गोले में रखा है, वो सभी रचनाएं कहीं न कहीं पिछले साल के क्वेश्चन पेपर के हिसाब से महत्वपूर्ण है। और आपके मन मस्तिष्क में आएगा भी कि यदि आप रीतिकाल में कथा प्रबंध पर आधारित रचनाओं पर पीएचडी करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा आपको यहाँ पर ग्रंथ, आधार ग्रंथ मिला हुआ है। आप चाहें तो इस पे थोड़ा सा मेहनत करके लिख सकते हैं कि इन रचनाओं में क्या था। ठीक है, आगे लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि इनमें से चंद्रशेखर के हमीर हट, लाल कवि के छत्र प्रकाश, जोधराज के हमीर रासो, सूदन के सुजान चरित्र और गोकुल के महाभारत में ही काव्योपयुक्त रसात्मकता भिन्न भिन्न परिमाण में पाई जाती है। हमीर रासो की रचना बहुत ही प्रशस्त है, रामाश्वमेध की रचना भी साहित्यिक है। तो आप देख रहे हैं कि पूछा जा सकता है, बदलते हुए पैटर्न में ये रचना आ सकती है कि रामाश्वमेध किसकी रचना है। तो आपने देखा यहाँ पर कि इसका नाम हो जाएगा मधुसूदन दास का। इसके अलावा लिखते हैं कि ब्रज विलास में यद्यपि काव्य के गुण अल्प हैं, पर उसका थोड़ा बहुत प्रचार कम पढ़े लिखे कृष्ण भक्तों में, यानी जो ब्रज विलास है जिसके रचनाकार हैं ब्रजवासी दास। तो इन ग्रंथों को आप ध्यान में रखिए और इनकी विषय वस्तु क्या है, किस उद्देश्य से, किस प्रयोजन से कवियों ने लिखा है, वो भी आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कथात्मक प्रबंधों के बारे में। लिखते हैं कि कथात्मक प्रबंधों से भिन्न एक और प्रकार की रचना भी देखने में आती है, जिसे हम वर्णनात्मक प्रबंध कह सकते हैं, जिसमें दान लीला, मान लीला, जल विहार, वन विहार, मृगया, झूला, होली वर्णन, जन्म उत्सव वर्णन, मंगल वर्णन, राम कलेवा इत्यादि इसी प्रकार की रचनाएं हैं। यानी कि इसमें कथा तो है, लेकिन वो कथा विस्तार से वर्णनात्मक शैली में लिखी गई है। आप याद कीजिए कि जब हम हिंदी गद्य पढ़ते हैं, खास तौर से निबंध पढ़ते हैं, तो उसमें भी कई तरीके की निबंधों की बात की जाती है। ठीक है, उसमें एक वर्णनात्मक निबंध भी होता है। तो यहाँ पर प्रबंधात्मक जो रचना है, खास तौर से उसमें वर्णनात्मक रूप में उसको लिखा गया है। आगे लिखते हैं कि बड़े बड़े प्रबंध काव्यों के भीतर इस प्रकार के वर्णनात्मक प्रसंग रहा करते हैं। काव्य पद्धति में जैसे श्रृंगार रस के क्षेत्र में नक्षिक, शतऋतु आदि लेकर स्वतंत्र पुस्तकें बनने लगी, वैसे ही कथात्मक महाकाव्यों में अंग भी निकालकर अलग अलग पुस्तकें लिखी गई। इनमें बड़े विस्तार के साथ वस्तु वर्णन चलता है, यानी वर्णनात्मक। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो कथा का वर्णन है उसमें विस्तार होता है, कभी कभी तो इतने विस्तार के साथ कि परिमार्जित साहित्यिक रुचि के सर्वथा विरुद्ध हो जाता है। जब हम किसी चीज को ज्यादा उस पर विचार करते हैं तो कई बार लय टूट जाती है, उसमें वो ठोसपन नहीं रहता है। जब हम लंबी लंबी बातें करते हैं तो वो बातें हमें सतही प्रतीत होने लगती हैं। उसी तरीके से इन रचनाओं में भी जो मानकीकरण होना चाहिए, परिमार्जित उनका रूप होना चाहिए, वो क्या होने लगा, थोड़ा सा टूटने लगा। जहां कवि जी अपने वस्तु परिचय का भंडार खोलते हैं, जैसे बारात का वर्णन है तो घोड़े की सैकड़ों जातियों के नाम, वस्त्रों का प्रसंग आया तो 2500 प्रकार के कपड़ों के नाम, और भोजन की बात आई तो सैकड़ों मिठाइयों, पकवानों, मेवों के नाम, वहां तो अच्छे अच्छे धीरों का धैर्य छूट जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई भी रचना अगर उसमें कसावट होती है तो वो रचना बेहतर होती है, लेकिन जब वो
अपने विस्तार को बढ़ाती है, तब उसमें आप देखते हैं कि थोड़ा बहुत उसमें कमजोरी सी आने लगती है और जो भी उसको देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनका भी धैर्य टूट जाता है। और आप जानते हैं कि दुनिया में अगर आगे बढ़ना है, तो धैर्य का रहना कितना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल में जो भी कथा प्रबंध लिखे गए उनकी जो भी अच्छाइयाँ रही हैं और बुराइयाँ रही हैं, जो उनको लगा है उसका उन्होंने मूल्यांकन किया है। तो इस तरीके से आपने समझ लिया कि जिस तरीके से आगे चलकर आधुनिक काल इत्यादि में प्रबंधात्मक काव्य लिखे गए, जैसे कामायनी का नाम आप ले सकते हैं या फिर राम की शक्ति पूजा को भी लंबी कविता में रख सकते हैं और ढेर सारी कविताएं लिखी गई। लेकिन रीतिकाल में ये बहुत सफल नहीं हो पाई। कारण यही बताया गया कि कोई भी प्रसंग आता तो 1-2 से भी काम चल सकता था, लेकिन उसमें विस्तार होने लगा। तो ये थोड़ा-सा यहाँ पर कवि लोग लूज़ हो गए और कमज़ोर हो गए। आगे बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि चौथा वर्ग नीति के फुटकल पद्य कहने वालों का है। आपने देखा कि रीतिकाल में नीतिपरक बातें भी कही गई हैं। इसके पहले हम नीति के ऊपर बात करते हैं तो रहीम का नाम आता है, लेकिन रीतिकाल में भी नीतिपरक फुटकल पद्य कहने वालों की कमी नहीं थी। इनको कवि कहना हम ठीक नहीं समझते। इनके तथ्य कथन के ढंग में कभी-कभी वाग्वैदग्ध्य रहता है, पर केवल वाग्वैदग्ध्य के द्वारा काव्य की सृष्टि नहीं हो सकती। यह ठीक है कि कहीं-कहीं ऐसे पद्य भी नीति की पुस्तकों में आ जाते हैं, जिनमें कुछ मार्मिकता होती है, जो हृदय की अनुभूति से भी संबंध रखते हैं, पर उनकी संख्या बहुत ही अल्प होती है, कम होती है। अतः ऐसी रचना करने वालों को हम कवि न कहकर सूक्तिकार कहेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप इंटरव्यू इत्यादि में जाते हैं, तो पूछा जा सकता है कि कवि और सूक्तिकार में क्या अंतर? कवि का जो उसका उसमें वैविध्यता होती है। वो रस, अलंकार, छंद इत्यादि को समावेशित करते हुए अलग-अलग ढंग की कविताएँ लिख सकता है। लेकिन जो सूक्ति लिखने वाले वो ज़्यादातर आप देखेंगे कि उनकी सूक्तियों में मार्मिकता और हृदय की अनुभूति से संबंध ज़्यादातर होता है। ठीक है? तो उनको हम सूक्तिकार कहते हैं। और आप अगर संस्कृत साहित्य पढ़े होंगे, तो उसमें सूक्तियों का काफ़ी रोल रहता है कि एक वाक्य दे दिया जाता है और उसका हम विस्तार से उसकी व्याख्या भी करते हैं और इनमें काफ़ी गहरा अर्थ भी होता है। तो कवि और सूक्तिकार में थोड़ा जो अंतर है उसको आप ज़रूर ध्यान में रखें। नहीं कुछ के जगह कुछ भी अगर बोलते हैं आप तार्किक रूप से, तो लगेगा कि आपने कभी न कभी कवि और सूक्तिकार दोनों के ऊपर विचार किया हुआ है। रीतिकाल के भीतर वृंद, गिरिधर, घाघ और बैताल अच्छे सूक्तिकार हुए हैं और आप उदाहरण दे देंगे कि जैसे अगर रीतिकाल की बात करें तो वृंद नाम के कवि, गिरिधर, घाघ और बैताल ऐसे कवियों को हम सूक्तिकार के कवि के तौर पर जानते हैं और आम तौर पर आप देखेंगे कि इनकी बातें लोक में काफ़ी प्रचलित हैं। ठीक है? जब भी कोई नीतिपरक बात आती है, तो घाघ की बात तो खूब आती है। ठीक है ना? तो आगे हम देखेंगे कुछ पंक्तियों के बहाने, क्योंकि अभी शुरुआती वीडियो लेक्चर है रीति मुक्त कवियों के ऊपर, तो धीरे-धीरे आप देखेंगे कि लगभग 46 कवियों के ऊपर हमें चर्चा करनी है। तो इसके लिए आपको धैर्य भी बनाकर रखना पड़ेगा और धैर्य बनाएँगे तो सफलता तक ज़रूर पहुँचेंगे और धैर्य खोएँगे तो हो सकता है कि बीच में ही आप एलबीडब्ल्यू आउट हो जाएँ या किनारा देकर कैच आउट हो जाएँ। तो मैं उम्मीद नहीं कर सकता हूँ कि आप लोग इस तरीके की गलती कर पाएँगे, तो धैर्य रखना पड़ेगा। चौथे वर्ग के बाद 5वां वर्ग पर विचार करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि 5वां वर्ग ज्ञानोपदेशकों का है, जो ब्रह्म ज्ञान और वैराग्य की बातों को पद में कहते हैं। ये कभी-कभी समझाने के लिए उपमा, रूपक आदि का प्रयोग कर देते हैं, पर समझाने के लिए ही करते हैं, रसात्मक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए नहीं। वैसे भी आप देखेंगे कि जब भी ज्ञान की बातें होती हैं, तो उसमें कहीं न कहीं रस का अभाव होता है और जहाँ पर रस की बातें होती हैं, वहाँ ज्ञान का अभाव होता है। तो इस वीडियो लेक्चर के बहाने आप देखिए कि जब भी आप ज्ञान की बात देखेंगे तो उसमें रस होता है, लेकिन उसकी मात्रा थोड़ी-सी कम होती है और अगर कहीं रस की बात ज़्यादा हो रही है, तो उसमें ज्ञान की मात्रा बहुत कम होती है। ये दोनों आप देखेंगे और कई बार इस चैनल पर भी आपको ये महसूस होता होगा कि जब हम
ज्यादातर ज्ञान की बात करते हैं तो मैं भी बहुत सीरियस रहता हूँ। वैसे अगर आप सामने से मिलेंगे, कुछ समय व्यतीत करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि यहाँ भी रस है, लेकिन सही समय पर। ये नहीं कि आपके कीमती समय को ध्यान में रखते हुए हम केवल रस की बातें करेंगे, तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि ज्ञानोपदेशकों के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं कि ज्यादातर यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान और वैराग्य की बातें की जाती रही और भले ही इसमें अलंकारों का प्रयोग किया गया है, उपमा, रूपक इत्यादि का, लेकिन ये केवल समझाने के लिए किया गया है। अगर हम केवल रस की बात करें तो शायद उसकी यहाँ पर कमी महसूस की जा सकती है। इनका उद्देश्य अधिकतर बोध वृत्ति जागृत करने का रहता है, मनोविकार उत्पन्न करने का नहीं। ऐसे ग्रंथकारों को हम केवल पद्यकार कहेंगे। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग कैटेगरी, कवि, ठीक है, फिर सूक्तिकार, फिर इसके बाद पद्यकार। रीतिकाल में कितना मतलब रचना करने वाले लोगों के बीच में आचार्य रामचंद्र शुक्ल अंतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इनमें जो भावुक और प्रतिभा संपन्न है, जो अन्योक्ति आदि का सहारा लेकर भगवत प्रेम, संसार के प्रति विरक्ति, करुणा आदि उत्पन्न करने में समर्थ हुए हैं, वे अवश्य ही कवि क्या, उच्च कोटि के कवि कहे जा सकते हैं। यानी कि कवि होने के लिए आप देख रहे हैं कि कुछ चीजें होनी चाहिए। पहला तो होना चाहिए अन्योक्ति का सहारा लेना, फिर भगवत प्रेम का, फिर संसार के प्रति विरक्ति या करुणा का भाव उत्पन्न करने में अगर आप समर्थ हैं, तो आप कवि क्या, उच्च कोटि के कवि हो सकते हैं। और छठा वर्ग पर विचार करते हुए लिखते हैं कि छठा वर्ग कुछ भक्त कवियों का है, जिन्होंने भक्ति और प्रेम पूर्ण विनय के पद आदि पुराने भक्तों के ढंग पर गाए हुए हैं। यानी जो भक्ति काल में रचनाएं की जा रही थी, उसी को आधार बनाते हुए रीति काल में भी भक्ति परक रचनाएं की गई हैं। यानी आप देख रहे हैं कि हम इतिहास ग्रंथ के तीसरे कालखंड पर बात कर रहे हैं और उसके अंतिम चरण में बात कर रहे हैं। तो जो हिंदी साहित्य में रस को आधार बनाते हुए कविताओं के लिखने का प्रचलन रहा है, खास तौर से वीर, भक्ति, फिर श्रृंगार, तो ऐसा नहीं है कि केवल रस किसी विशेष कालखंड में ही प्रमुख थे, बल्कि उनकी जो धारा है वो धीरे धीरे आगे के कालखंडों में भी दिखाई पड़ती। यानी कि रीति काल में आप देखेंगे कि वीर रस से युक्त कविताएं भी लिखी गई, भक्ति प्रधान कविताएं भी लिखी गई, श्रृंगार प्रधान कविताएं तो मुख्य रूप से लिखी गई और ढेर सारी कविताएं लिखी गई। तो ये 6 वर्ग आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर निर्धारित करते हैं। आप इनको विशेष तौर पर ध्यान में रख सकते हैं। हो सकता है कि बदलते हुए पैटर्न में सवाल पूछे जाएं। आगे लिखते हैं, इनके अतिरिक्त आश्रयदाताओं की प्रशंसा में वीर रस की फुटकल कविताएं भी बराबर बनती रही, जिनमें युद्ध वीरता, दान वीरता दोनों की बड़ी अत्युत्पूर्ण प्रशंसा भरी रहती थी। ऐसी कविताएं थोड़ी बहुत तो रस ग्रंथों आदि में मिलती हैं। कुछ अलंकार ग्रंथों के उदाहरण रूप जैसे शिवराज भूषण और कुछ अलग पुस्तकार जैसे शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, हिम्मत बहादुर बिरुदावली इत्यादि। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे वीर रस की बात आ रही है, तो ये खास कवि की चर्चा यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। कवि का नाम कहीं नहीं लिया है, लेकिन रचनाओं का नाम लिया है। तो जब आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके दिलो दिमाग में, मन मस्तिष्क में तुरंत उस कवि का नाम आ जाना चाहिए। और ये तो सवाल खूब पूछा जाता है कि शिवराज भूषण किस प्रकार का ग्रंथ है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि अलंकार ग्रंथ है और बाकी जो भी रचनाएं दी गई हैं वो भूषण की ही रचनाएं। आगे है, ऐसी पुस्तकों में सर्वप्रिय और प्रसिद्ध वे ही हो सकी हैं जो या तो देव काव्य के रूप में हुई हैं अथवा जिनके नायक कोई देश प्रसिद्ध वीर या जनता के श्रद्धा भाजन रहे हैं, जैसे शिवाजी, छत्रसाल, महाराणा प्रताप आदि। जो पुस्तकें वही खुशामद के लिए आश्रित कवियों के रूढ़ के अनुसार लिखी गई, जिनके नायकों के लिए जनता के हृदय में कोई स्थान न था, वे प्राकृतिक नियमानुसार प्रसिद्धि न प्राप्त कर सकी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रसिद्धि का भी मूल कारण जिससे कि जनता का लगाव, ठीक है। तो जो भी जनता में प्रसिद्ध रहे नायक जैसे शिवाजी, छत्रसाल, महाराणा प्रताप, तो उन पर लिखी गई रचनाएं काफी फेमस हुई। और अगर कोई केवल चापलूसी में कविताएं लिख रहा है, तो वो रचनाएं कुछ ही दिन तक फेमस रही, बाद में उनका भी एकदम से अलोप हो गया, कोई उनको नहीं जानता। बहुत सी तो लुप्त हो गई कि उनकी रचना में सच पूछिए तो कवियों ने अपनी प्रतिभा का अपव्यय ही किया। उनके द्वारा कवियों को अर्थ सिद्धि भर प्राप्त हुई, यश का लाभ न हुआ।
आप देख रहे हैं अर्थ सिद्धि और यश का लाभ काव्य प्रयोजन के तौर पर आता है। और ये किस आचार्य के द्वारा दिया गया काव्य प्रयोजन आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। वहां भी संयोग से 6 काव्य प्रयोजनों की चर्चा की गई है, मैं लिख भी देता हूं और आपके दिमाग में आ भी गया होगा। यदि बिहारी ने जय सिंह की प्रशंसा में ही अपने 700 दोहे बनाए होते तो उनके हाथ केवल अशर्फियां ही लगी होती। संस्कृत और हिंदी के न जाने कितने कवियों का प्रौढ़ साहित्यिक श्रम इस प्रकार लुप्त हो गया। काव्य क्षेत्र में यह एक शिक्षाप्रद घटना हुई है। तो यहाँ पर बिहारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जय सिंह की प्रशंसा में ही अपने 700 दोहे, हालांकि जय सिंह के दरबार में थे, लेकिन बिहारी की रचनाओं में खासतौर से सतसई में आप देखेंगे कि उसमें बहुआयामी तरीके के विषयों को उठाया गया है, नीति, भक्ति, ठीक है, और भी ढेर सारी उसमें है। तो अगर केवल जय सिंह की प्रशंसा करते तो शायद उतना फेमस बिहारी सतसई नहीं होती, जिसपे कि कहा जाता है कि सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई। ये भी आप अलग अलग परीक्षाओं में देखे होंगे कि बिहारी सतसई को लेकर टीकाएं लिखी गई। पिछले वीडियो लेक्चर में भी हमने कुछ टीकाओं के बारे में चर्चा की हुई थी। आगे बात करें तो भक्ति काल यानी भक्ति प्रधान रचनाओं के बारे में लिखते हैं कि भक्ति काल के समान रीति काल में थोड़ा बहुत गद्य इधर उधर दिखाई पड़ जाता है, पर अधिकांश कच्चे रूप में। यानी कि गद्य लेखन की शुरुआत तो धीरे धीरे आदिकाल से ही होने लगी थी। भक्ति काल में कुछ उसमें तेजी आई, रीति काल में भी उसी के हिसाब से लिखा जाना शुरू हुआ। गोस्वामियों की लिखी वैष्णव वार्ताओं के समान कुछ पुस्तकों में ही पुष्ट ब्रज भाषा मिलती है। रही खड़ी बोली, वह अपने कुछ दिनों तक मुसलमानों के व्यवहार की भाषा समझी जाती रही। मुसलमानों के प्रसंग में उसका भी कभी प्रयोग कभी लोग कर देते थे, जैसे अफजल खान को जिन्होंने मैदान मारा भूषण, पर पीछे दिल्ली राजधानी होने से रीतिकाल के भीतर की खड़ी बोली शिष्ट समाज के व्यवहार की भाषा हो गई थी और उसमें अच्छे गद्य ग्रंथ लिखे जाने लगे थे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये शिष्ट समाज क्या है। शिष्ट समाज मतलब जो पढ़ा लिखा समाज है, जिसको कि हम एलीट वर्ग बोलते हैं, सभ्य समाज बोलते हैं। खासतौर से जेएनयू में जाएंगे आप तो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग काफी किया जाता है। ठीक है, तो शुरुआत में मुझे भी नहीं समझ में आता था, लेकिन फिर अपने सीनियर्स के माध्यम से और टीचर्स के माध्यम से पता चलने लगा कि भाषाओं के माध्यम से भी हम क्लास को निर्धारित करते हैं, अपने स्टेटस को निर्धारित करते हैं। जैसे वर्तमान समय में अगर कोई अ, अंग्रेजी में बातचीत कर रहा है तो उसको हम बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति मानेंगे। अगर कोई अंग्रेजी से मिक्स करके हिंदी में भी बात कर रहा है तो उसे थोड़ा-सा नीचे, अगर कोई भोजपुरी में बात कर रहा है, तो ये माना जाएगा कि वो बहुत गँवार है या फिर कम पढ़ा लिखा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिर्फ़ हम जातियों के आधार पर, धर्मों के आधार पर ही नहीं बँटे हुए हैं, बल्कि भाषा के आधार पर भी बँटे हुए हैं। और आपने देखा होगा कई बार लोग जब गुस्से में होते हैं, तो अंग्रेजी में बोलना शुरू कर देते हैं। आप अपने आस-पास देखे होंगे। तो यहाँ पर भी पहले ज़माने में जब रीतिकाल में ज़्यादातर तो ब्रज भाषा में ही सारी रचनाएँ की जाती रही थी। लेकिन उसी समय खड़ी बोली का भी प्रयोग धीरे-धीरे होने लगा था और खड़ी बोली एक खास वर्ग तक सीमित थी उस ज़माने में, जिसको कि हम शिष्ट समाज के तौर पर जानते हैं। ये आपको कॉलेज, यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर भी कम बता पाएँगे, चूँकि हमने अ, अर्न किया है, कमाया हुआ है, अच्छी जगहों से पढ़ा है, तो चीज़ों को कोरिलेट मैं कर दे रहा हूँ। आप सिर्फ़ यहाँ पर ऑब्जेक्टिव तरीके से नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, बल्कि रबर की तरह अपने दिमाग को आप बढ़ा भी पा रहे हैं। तो जब भी कोई इस तरीके से बात करेगा, आप अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ रहे होंगे, तो मेरी बात भी आपको याद आएगी। नहीं याद आएगी, तो प्रश्न के तौर पर अपने शिक्षक से आप तो पूछ ही सकते हैं। आगे इसी की चर्चा करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक बहुत ही बेहतरीन और मशहूर तथ्य को उठाया हुआ है, जो कि परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। संवत 1798 में रामप्रसाद निरंजनी ने योग वासिष्ठ भाषा बहुत ही परिमार्जित गद्य में लिखा है। तो कई बार सवाल ये पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना की भाषा को परिमार्जित गद्य के रूप में माना हुआ है, तो उसका नाम है योग वासिष्ठ। तो आपने पढ़ा भी होगा और यहाँ पर वो तथ्य आपके सामने दिखाई भी पड़ रहा है। आगे लिखते हैं, इसी रीतिकाल के भीतर रीवा के महाराज विश्वनाथ सिंह ने हिंदी का प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन लिखा। इसके उपरांत गणेश कवि ने प्रद्युम्न विजय नामक एक पद्यबद्ध नाटक लिखा, जिसमें पात्र प्रवेश, विष्कंभक, प्रवेशक आदि रहने पर भी इतिवृत्तात्मक पद रखे जाने के कारण नाटक का प्रकृत स्वरूप न दिखाई पड़ा। तो आप देख रहे हैं कि
इसी रीतिकाल के अंतिम चरणों में ही नाटक भी लिखने की कोशिश की गई है, जिसमें एक खास अ, व्यक्ति का नाम उन्होंने लिया है महाराज विश्वनाथ सिंह, जिन्होंने हिंदी का प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का अगर पहला नाटक कोई है तो महाराज विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन नाटक आप अपने दिमाग में रखिए। इनके अलावा और भी लोगों ने लिखने का प्रयास किया, लेकिन जो नाटक का स्वरूप होना चाहिए था वो उसमें उतना नहीं दिखाई पड़ता, हालांकि प्रयास किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हमारी कोशिश थी कि रीतिकाल के अंतिम चरणों में किस तरीके से पद्य और गद्य का विकास धीरे धीरे होने लगा था। क्योंकि इसके पहले हम रीतिबद्ध कवियों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जो एक नियम के आधार पर कविताएं कर रहे थे, लेकिन बाद में ज्यादा दिन तक नियम बहुत नहीं चल पाता है। बाद में उस नियम के एक तरीके से विरोध में या फिर उसकी प्रतिक्रिया में भी कविताएं लिखी जाने लगी, जिसको कि हम रीति मुक्त कवि के तौर पर जानते हैं, रीति मुक्त साहित्य के रूप में देखते हैं, जिसमें कि हमने कई वर्गों की चर्चा की और साथ में उसी समय गद्य लेखन भी शुरू हो गया था और अब बात होने लगी यहाँ पर नाटक की। तो जैसे ये चरण खत्म होगा और वैसे हम जब आधुनिक काल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से नाटक गद्य में पहली विधा के रूप में उभर कर आता है। तो लगातार ये सीरीज जारी रहेगी, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हम लोग मनुष्य हैं, कभी तबीयत खराब हो जाए, कभी कोई जरूरी काम आ जाए तो थोड़ी सी निरंतरता भंग होती है, लेकिन ये सांस जब तक चलती रहेगी निरंतरता भंग नहीं होगी। बस आपको धैर्य बनाकर रखना है और मनोबल को बढ़ाना है, अपना भी बढ़ाना है और हमारा भी बढ़ाना है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।